हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 822 HX 2024 का। इसके पहले हमने एच 822 HV 822 HW के बारे में परिचर्चा कर चुके हैं आपके साथ। उम्मीद है कि वो क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होंगी और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र होना है वो 70 नंबर का होना है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके 20 प्रश्न जो होंगे वो आपके MCQs होंगे और बाकी बचे 5 प्रश्न जो कि सब प्रश्नों के साथ होंगे वो आपके वर्णनात्मक प्रकार के होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न जो कि आपका MCQ का होगा। कह रहा है कि यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो माशा क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समझिएगा, यहाँ पर हमको एलसीएम पता है 26 और 156 का। तो एलसीएम ऑफ 26 कॉमा 156 बराबर पता है कितना, 156। और अगर इसमें मैं पहला नंबर पूछूं कितना है, तो आप कहेंगे n1 बराबर आपका है 26 और n2 की वैल्यू कितना है, दूसरा नंबर कितना है, 156। और हमने फार्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। बोलिए हाँ कि नहीं, ये आपका फार्मूला है। अगर n1 की बात करूं तो n1 आपका कितना है, 26। और n2 की बात करूं तो n2 कितना है, 156। एलसीएम एलसीएम आपका 156 गिवन है, तो इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अभी ध्यान से समझिए, 156 से आपका 156 कैंसिल आउट होगा, यानी आपका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 26। इस हिसाब से प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि है 26। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अपना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो पहली बात आपको सीखनी है, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं साधारणतया वही संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ ऐसी संख्या युग्म ऐसी संख्या युग्म जिनका एचसीएफ जिनका एचसीएफ एचसीएफ या आप ऐसा कह लीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, एचसीएफ या उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड सदैव एक हो, सदैव एक हो, एक हो। अभाज्य संख्याएं, या ऐसा कहिए सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, आप बस सीधे तौर पे बताइए कि ऐसी संख्या युग्म जिनका एचसीएफ या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक हो। ठीक है, क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या 14 और 35 में अगर हम देखें तो 14 और 35 में कॉमन फैक्टर कितना है, आप कहेंगे 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। तो उभयनिष्ठ तो एक है नहीं, जबकि चाहिए था क्या, एक। 31 और 93 में आपका कॉमन 31 पड़ जाएगा, यानी एचसीएफ कितना होगा, 31 होगा, जबकि एचसीएफ आना कितना चाहिए था सहअभाज्य के लिए, एक। 32 और 62 में आप ऐसे ही देखिए, ये दोनों संख्याएं आपकी यूनिट डिजिट चूंकि दो हैं, इसलिए कॉमन फैक्टर दो तो आएगा, ये बात डन है। ठीक है, क्योंकि हमने विभाज्यता के रूल में पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, 0 2 4 6 8 होगा, वो क्या होंगे, दो से अवश्य कटेंगे। ठीक है, दो से अवश्य विभक्त होंगे। और 18 और 25 यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि 18 और 25 का एचसीएफ जब आप निकालेंगे एक आएगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, एक होगा,
इसलिए विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप निर्देशांक ज्यामिति याद करिए। मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु जिसका निर्देशांक x1, y1 और दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक x2, y2 हो के बीच दूरी सूत्र हमने पढ़ा था। दूरी सूत्र कहता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये आपका कोऑर्डिनेट हमने x1 कह दिया, ये y1 कह दिया, इसको हमने x2 कह दिया और इसको हमने y2 कह दीजिए। बस इसी फार्मूले पे आप वैल्यू पुट करिए, आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 यानी -12 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -12 5 तो आप कहेंगे -17 और -17 का स्क्वायर कर दीजिए, -17 का स्क्वायर और -17 का स्क्वायर क्या होगा, +17। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी 17, यानी 5,0 और -12,0 के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 17 यूनिट होनी है और विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो समझिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप ये कीवर्ड है छोटी से छोटी संख्या जब बात करेगा तो आप हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, किसका, 35, 56 और 91 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। जितना आपके पास आएगा उसमें प्रत्येक दशा में बचने वाले शेष को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे समझिए, संख्याएं आपकी हैं 35, 56 और 91। ठीक है, 35 है, 56 है, 91 है। अगर इसका हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो ध्यान दीजिए, सभी संख्याएं आपकी जो हैं वो क्या है, 5 से कट जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल 5 से कट जाएगा। चलिए 5 से काटिए, 5 सते 35 और 56 तो कटेगा नहीं 5 से, 2 से कट जाएगा। तो पहले 2 से ही कट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, आप जिससे मन हो, जिससे आप काटना चाहें उससे कट कर दीजिए, बस जरूरी ये है कटना चाहिए। लेकिन प्रयास हमेशा ये करें कि आप सबसे छोटे नंबर से ही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही अगर कट रहा है तो काटें। तो 2 से 35 नहीं कटेगा, 35 को एज इट इज हमने लिख दिया और 28 दूना 56 होता है, 91 भी आपका 2 से नहीं कटेगा। फिर से 2 से कट करिए, ये आपका हो जाएगा 35, 14 दूनी 28 और 91 सेम रहेगा। ठीक है, 2 से फिर कट कर दीजिए, 35, 2 सते 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, नेक्स्ट फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 सते 35, 7 एज इट इज रहेगा, 91 आपका कटेगा नहीं। अब नेक्स्ट अभाज्य संख्या आपकी 7 होगी जो डिवाइड करेगी, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 13 में 91 और 13 जानते हैं अपने आप में ही एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही कटेगी। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम निकल के आएगा, किसका, एलसीएम ऑफ 35, 56 और 91 का। तो 35, 56, 91 का एलसीएम आपका आ जाएगा 2 की घात 3, या ऐसा कह लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। अब बस इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, इतने का गुणा 40 हो गया। 40 गुना 7, 13 सते 91 डायरेक्टली कर दीजिए। ठीक है, 13 सते 91 और यहाँ पर 4 से गुणा लगाएंगे, 4 एकन्नम 4, 4 नवैया 36, यानी 3640 हो गया। ये 3640 जो आया है भाई, ये ऐसा लीस्ट नंबर है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 35 से, 56 से और 91 से टोटली डिविजिबल होगा। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में जब 35 से भाग करूं, 56 से भाग करूं, 91 से भाग करूं
तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप बस इसी में 7 को ऐड कर देंगे, यानी 3647, 3647 आपका जिस विकल्प में होगा वो विकल्प आपका राइट आंसर होगा, और विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन वो तब आप करेंगे जब आपके पास समय पर्याप्त हो, आप रीचेक कर रहे हो। आप 3647 में 35 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 7 आएगा। 3647 में 56 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 7 ही आएगा। और 3647 में आप 91 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न अपना है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। ये आपका एपी जीपी से प्रश्न आया है। ठीक है, हालांकि आपके यहाँ केवल एपी ही है। तो समझिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों, गुणज का मतलब आप जनरली कह लीजिए, गुणज मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है, यानी 8 का पहाड़ा 1 से स्टार्ट करिए और 15 तक पढ़िए, इनका योगफल आपसे पूछा है। तो पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 एकन्नम क्या होगा, 8, 8 दूनी 16, और 15 तक जब आप पढ़ेंगे तो 8 15 में 120, 15 अट्ठे कितना, 120। ठीक है, तो ये जो सीरीज बनेगा 8 8 16 8 24 ऐसे चलते जाएंगे, तो ये आपका किस में होगा, एपी में होगा। बोलिए हाँ कि नहीं, समांतर श्रेणी होगी, एपी में है। ठीक है, और एपी में है तो आपने कहा था किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो आपका ए होता है। ए बराबर कितना हो गया, 8। सार्वांतर, सार्वांतर आप जानते हैं, सार्वांतर डी बराबर होता है कितना, T2 माइनस T1। और T2 क्या है, सेकंड टर्म है आपका जो कि 16 है। और T1 क्या है, पहला टर्म ए है जो कि 8 है, और 16 में से 8 घटेगा 8। और इस तरीके के प्रश्न में आप हमेशा ध्यान रखिए, जिसके गुणज की बात करूंगा वही आपका सार्वांतर डी निकल के आएगा। ठीक है, अभी हमसे 15 पदों का योगफल पूछ रहा है, क्योंकि हमने समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का फार्मूला सीखा है, जब अंतिम पद आपको ज्ञात हो। और यहाँ से आप कह सकते हैं यल, अंतिम पद आपका 120 आपको पता है, 15वां पद ही अंतिम पद होगा, तो यल बराबर 120 पता है। तो एस एन बराबर आपको पता है, एस एन के दो फार्मूले आपने पढ़े हैं। पहला फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा आपने सीखा है n/2 a प्लस यल। ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको प्रथम पद सार्वांतर ज्ञात हो, हालांकि इसमें से आप चाहे जो लगाएंगे चलेगा। और ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही यूज करूंगा क्योंकि ये आपका थोड़ा इजी रह जाएगा। ठीक है, तो यस ऑफ 15 यानी 15 पदों का योगफल हो जाएगा 15/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस यल। ए की वैल्यू की बात करूं तो ए आपका कितना है, देख के बताइए ए कितना है, ए आपका 8 है। और बी की बात, यल की बात करूं तो यल कितना है, यल आपका 120 है। और 120 में 8 जोड़ूंगा तो यस ऑफ 15 बराबर निकल के आ जाएगा 15/2 गुना 128। बोलिए हाँ कि नहीं, दो से सिंप्लीफाई करिए, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 15 चौके 60, जीरो हासिल 6, और 15 छक्का 90, 6 96। तो आप विकल्प में देखिए कि क्या कहीं पर आपको 960 दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पहला विकल्प ही आपका 960 है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका द्विघात समीकरण से है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल्स टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। एक बात और सुनिए कि ये प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा रहे हैं, इस मकसद से लगा रहे हैं कि यही प्रश्न हूबहू ना बन जाए। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमने 3 प्रैक्टिस सेट अभी तक हल कर लिया है, और तीनों प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का प्रारूप बिल्कुल सेम चल रहा है, डिजिट्स चेंज हो रही हैं, कैलकुलेशंस चेंज हो रही हैं, बाकी सारी चीजें आपकी सेम हैं। तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप बस मन लगा के पढ़ते रहिए, और जैसे विश्वास दिखा रहे हैं ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखिए। उम्मीद यही रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपकी क्लासेस बनाई गई हैं, शेड्यूल की गई हैं कि आपका 95 प्लस स्कोर हो, आप मैथ में बेटर फील कर पाएं। ठीक है, चलते हैं।
प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स माइनस पी आपका द्विघात बहुपद दिया गया है। यक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी ये आपका द्विघात बहुपद है और कहा है कि इसका एक मूल कितना है, -2 है। इसका मतलब यक्स बराबर -2 आपका द्विघात बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। बस जहां जहां यक्स है वहां वहां आप क्या करेंगे, -2 पुट कर दीजिए, आपको पी की वैल्यू पता चल जाएगी रखने पर। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर है इसलिए हमने लिखा -2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई यक्स यानी -2 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। माइनस का पावर सम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 -4 कैंसिल आउट होगा, पी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। और यहाँ से हम कह सकते हैं P बराबर क्या होगा, 0। आप देखिए विकल्प में P की वैल्यू 0 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आप कहेंगे विकल्प नंबर ए, P इज इक्वल्स टू 0 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि यक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। कई बार ये प्रश्न आया है आपके सामने, ठीक है, फिर से आया है, फिर से इसको आप देखिए और सहजता के साथ लगा के बताइए। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट होने वाला प्रश्न है। यही प्रश्न रिपीट नहीं होगा, सेम लैंग्वेज रिपीट होगी, आपका कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक प्रश्न कायदे से मन लगा के पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिंदु आपका क्या है, बिंदु आपका है 5, -2 और एक बिंदु क्या है, -3, 2। प्रश्न पढ़िए मन लगा के, क्या कहेगा, कह रहा है कि यक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। कोई एक बिंदु है जो इससे क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। समदूरस्थ मतलब डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक अभी मैं आपको बता रहा हूँ और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, समदूरस्थ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस एपी का होगा वही डिस्टेंस आपका बीपी का होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। कहने का मतलब ये डिस्टेंस आपकी बराबर होगी इस वाली डिस्टेंस के, ठीक है। दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। एक चीज बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बारीकी से प्रश्न पढ़ने के लिए कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो बिंदु है ना वो आपका यक्स एक्सिस पर स्थित है। समझिए, यहाँ पर समझिए, कोई बिंदु जो यक्स एक्सिस पर स्थित होगा उसका कोऑर्डिनेट हमेशा एक फिक्स है कि वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यक्स पर तो कोई दूरी चलेगा लेकिन वाई पर नहीं चलेगा क्योंकि यक्स एक्सिस पर ही स्थित है। इसीलिए यहाँ पर इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा और यक्स की जगह मैं यक्स ही मान लेता हूँ। बात समझ पाए, यही इस प्रश्न का लॉजिक था। और किसी भी प्रश्न को करने के लिए उस प्रश्न की नस पकड़ना जरूरी है और यही वो नस है भाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, प्रश्न से हम कह सकते हैं कि जो एपी होगा वो आपका बराबर है बीपी के, क्योंकि समदूरस्थ आपका सवाल में कहा गया, ठीक है। तो एपी बराबर बीपी होगा। अब दूरी सूत्र का फार्मूला लगा दीजिए। इसको मैं कह देता हूं कि ये अपना x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है एपी के लिए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी x -5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ये y2 है, ठीक है। y2 माइनस y1 0 माइनस -2, 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दोनों स्क्वायर ऑफ रूट में रहेंगे, इज इक्वल्स टू, अगर बीपी की बात करूं तो बीपी बीपी क्या हो जाएगा, फिर से इसको आप x1 कह दीजिए, इसको y1 कह दीजिए, x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा, x माइनस -3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 0 -2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा यक्स -5 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास बचेगा यक्स +3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा।
यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ जब लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर से समझिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर 2 × 3 = 6, 2ab और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ध्यान दीजिए, आपका प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो 6x माइनस 10x का साइड चेंज करेंगे प्लस 10x, और यहाँ 25 आपके पास ऑलरेडी लिखा है, प्लस 9 का साइड चेंज करेंगे -9। प्लस 9 का साइड चेंज कितना हो जाएगा -9। 25 में से 9 घटेगा कितना 16, और 10 6 कितना 16 है यक्स। 16 से 16 कैंसिल आउट होगा। फाइनली आपके पास यक्स बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर p का निर्देशांक हमने माना कितना था यक्स कॉमा 0, और यक्स की वैल्यू हमने निकाली है कितना 1, 0, तो आपका विकल्प जो बनेगा 1, 0 डी विकल्प आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आठवां प्रश्न आपका होगा, आठवां प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, और किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति आप तब बता पाएंगे जब आपको विविक्त कर के माध्यम से विविक्त कर। ठीक है, तो विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आप पढ़े हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण जिसका जनरल टर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के टर्म का हो और a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो, तो विविक्त कर आपका होता है b² माइनस 4ac। बोलिए, जहां b कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है और c आपका कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपका a कहलाता है, x² का गुणांक a कहलाएगा। ठीक है, तो x² का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक b कहलाता है, b का गुणांक यहाँ पर -5 है, और कांस्टेंट वैल्यू x से परे वाला नंबर आपका c कहलाएगा, c बराबर कितना है 4 है। चूंकि हम जानते हैं b² माइनस 4ac आपका होता है क्या डिस्क्रिमिनेंट d होता है, जो कि मूलों की प्रकृति को बताएगा। और यहाँ और समझ लीजिए, अगर d का मान आपका 0 आता है या d का मान आपका 0 से बड़ा आता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्या आती है पॉजिटिव वैल्यू आती है, या d का मान आपका 0 से कम आता है यानी निगेटिव वैल्यू आती है, तब मूल क्या होंगे। आपने क्लास में पढ़ा होगा कि जब d की वैल्यू 0 होगा तब मूल कैसे होंगे, समान तथा वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, समान तथा वास्तविक होंगे, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक होंगे। ठीक है, और जब d की वैल्यू बड़ी होगी आपकी 0 से, तो मूल कैसे होंगे, मूल आपके असमान होंगे यानी अलग अलग होंगे, अल्फा का मान बीटा के मान से अलग होगा। ठीक है, और कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ये भी आपका वास्तविक संख्या रिप्रेजेंट करेगा। और जब भी आपका वैल्यू आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव नंबर आएगा यानी 0 से कम आएगा, तो मूल आपके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब बस इसी वैल्यू पर आप बी ए सी की वैल्यू पुट कर दीजिए और डी निकालिए, डी कैसा आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपका है 2 और सी की वैल्यू आपका है 4, बराबर क्या डी। तो डी बराबर मैं कह सकता हूँ माइनस का स्क्वायर अभी अभी बताया प्लस ही आएगा 25, और 4 चौके 16 दूनी 32, और 32 में से 25 घटाऊंगा कितना आ जाएगा -7। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ना कि डी का मान क्या आया है, कम आया है 0 से, और डी का मान जब भी कम आएगा 0 से मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आपका विकल्प नंबर बी देखिए लिखा है काल्पनिक, जो कि वास्तविक नहीं है। यही इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा और सही जवाब भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम पढ़ें तो आपका प्रश्न बना है त्रिभुज से। कह रहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं, तो जब आपको समरूपता पढ़ाया गया था
तो समरूपता में आपको दो बातें बताई गई थी कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो समरूपता के कुछ कंडीशंस आपको बताए गए थे। आपको बताया गया था कि किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए उनकी संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होनी चाहिए, परस्पर समानुपात में होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। ये आवश्यक है। अगर त्रिभुज को समरूप होना है तो उनकी संगत भुजाओं को समानुपात में होना आवश्यक है। और दूसरा, उनके संगत कोण उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। यही कंडीशन है किसी भी त्रिभुज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी दो त्रिभुज आपका समरूप केवल और केवल तभी होगा जब ये दो नियमों का पालन करेगा। तो पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प कहा है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण बराबर हो ये कंडीशन तो चाहिए। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो, ये दोनों विकल्प आपका सही है। और तीसरा विकल्प आपका कह रहा है ए और बी दोनों, यानी ए और बी का दोनों का होना जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में ये गलती मत करिएगा कि पहला विकल्प आपने पढ़ा और पहला ही टिक करके अब आप सी के लिए सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल गंभीरता से प्रश्न पर एनालिसिस करके तभी आप एमसीक्यू पर अपने मार्क्स को, अपने आंसर को फिल करिएगा। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न पर। और 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि चित्र में ओडीसी त्रिभुज ओडीसी मिला क्या? तो ओडीसी बिल्कुल मिला, यही आपका त्रिभुज ओडीसी है। ठीक है, यदि ओडीसी समरूप है आपका त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है और कह रहा है कि ओबीसी आपका 125 डिग्री है, ओ बीओसी आपका कितना है 125 डिग्री है, और सी डी ओ 70 डिग्री है। तो कह रहा है कि त्रिभुज एंगल ओ ए बी का मान क्या होगा? ओ ए बी, इस वाले एंगल का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए बता देंगे, इसको भी कैसे बताएंगे समझिएगा। तो देखिए, इसको फिगर के माध्यम से ही बता दीजिए। अगर हम कहें कि एसी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। और डीबी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, इस बात से भी आप सहमत होंगे। और हम जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके द्वारा बनाया गया शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही इसके सामने वाला एंगल होगा, और ये वाला एंगल जितना होगा वही इसके सामने वाला एंगल भी होगा। ये आपका वाई डिग्री होगा। बात समझ पाए? इतनी बात। चलिए, अगर यहाँ पर मैं कह दूं ठीक है इतनी बात आप समझ गए, और एक चीज समझिए, और एक चीज समझिए कि जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, आपको ये वाला एंगल पता है 125 डिग्री। तो एक रेखा जो होती है अपने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर 180 डिग्री का कोण जनरेट करती है। रैखिक युग्म कोण का नियम आपने पढ़ा होगा। यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का योग यानी x डिग्री प्लस y डिग्री हमेशा कितना होगा? 180 होगा, जिसमें एक आपको पता है 125। तो क्या आप ये वाला बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 125, और 10 में से 5 घटाएंगे आपको मिलेगा 5, यहाँ बचा 17, 17 में से 12, 5 यानी 55 डिग्री ये वाला एंगल निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? आप कहेंगे ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया? 55 डिग्री। कितना हो गया बताइए? 55 डिग्री। और अगर ये 55 डिग्री हो गया तो 70 ये ऑलरेडी पता है। आप त्रिभुज ओ डी सी के तीनों अंतःकोणों का योगफल निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल सी बोल देता हूँ। एंगल सी आपका 180 होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोण से। तो एंगल सी बराबर आपका 180 डिग्री में से आप 7 5 12 125 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो एंगल सी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। बोलिए हाँ कि नहीं?
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, और ध्यान दीजिए, हालांकि ये बात तो नहीं कहा है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर देखें तो ये परस्पर समांतर हैं। अगर समांतर हैं, या अगर नहीं कहना चाहते तो ऐसे समांतर की जिक्र नहीं किया तो हम समांतर का प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे। ओडीसी, ओडीसी दो त्रिभुज बना लीजिए, ऐसा और ऐसा। एक का नाम दे दीजिए ओ डी सी। आप ध्यान दीजिए, मैंने जो लिखने का क्रम किया है ना वो एंटी क्लॉकवाइज किया है, तो ऐसे ही ओ बी ए को भी आप लिखेंगे ओ बी ए। ठीक है, ओ बी ए। अगर हमसे पूछा क्या है एंगल ए का मान, और एंगल ए, ध्यान दीजिए, एंगल ए किसका संगत कोण है, आप कहेंगे एंगल सी का। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि अभी अभी आपने पीछे यही कहा था कि दो त्रिभुज परस्पर समरूप केवल और केवल तब होंगे जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हों। ठीक है, तो एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो हमने ऑलरेडी निकाला है कि एंगल सी कितना है, 55 डिग्री। तो एंगल ए का भी मान कितना हो गया, 55 डिग्री। आप विकल्प में देखिए, तो विकल्प में आपका पहला विकल्प 55 डिग्री राइट आंसर है। चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जहां थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो समझिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपको पता है कितना, कॉस थीटा। क्या मैं इसको कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख दूं, आपका कोई दिक्कत होगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा का साइड चेंज करूंगा, बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और साइन बाई कॉस का रेशियो क्या होता है, tan थीटा बराबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan कितने की वैल्यू आपने 1 के बराबर पढ़ा है, तो आप कहेंगे tan 45 डिग्री के। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। बिल्कुल आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न अगर देखें तो 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको त्रिकोणमितीय चतुर्थांश पढ़ाया है। मैंने बताया है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंट्री जो होती है वो आपका क्या होता है, 360 डिग्री प्लस थीटा, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। यही आपने पढ़ा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी 360 डिग्री प्लस थीटा जब भी होगा वो किस चतुर्थांश में होगा, तो आप कहेंगे पहले चतुर्थांश में होगा। या 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, आप कहेंगे पहले चतुर्थांश में होगा। ऐसे ही द्वितीय क्वाड्रेंट की जो एंट्री होती है वो आपकी 90 डिग्री प्लस थीटा से होती है, या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा से होती है। कहने का मतलब 90 में अगर कोई भी एंगल आप जोड़ेंगे तो आप किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। और 180 में कुछ भी घटाएंगे आप दूसरे चतुर्थांश में। ऐसे ही तीसरे क्वाड्रेंट की एंट्री जो होती है वो आपका होता है 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, और चौथे क्वाड्रेंट की जो एंट्री होती है वो 360 डिग्री माइनस थीटा होती है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको इस सवाल को लगाने के लिए हेल्पफुल होगा, कि आपने पढ़ा है साइन साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या कॉस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या tan 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। साइन जाने ही दीजिए, अभी साइन नहीं कहता हूँ। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए निष्पत्तियां क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। निष्पत्तियों में परिवर्तन होता है, निष्पत्तियां चेंज होती हैं। निष्पत्तियां क्या होंगी, चेंज होंगी। और इनका चेंज होने का क्रम ऐसा होता है कि साइन चाहे 90 डिग्री प्लस थीटा हो चाहे 90 डिग्री माइनस थीटा हो, ठीक है, साइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉस में, और कॉस का कन्वर्जन हो जाता है साइन में। इसी तरीके से टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट आपका टैन में, और इसी प्रकार सेक का कन्वर्जन होता है कॉसेक में, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंज हो जाता है सेक में।
यही बात आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री बटे कॉस ऑफ 75 डिग्री। आप इसमें से क्या करिए, किसी एक कोना 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ऐड कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा अंश और हर का सम कितना होगा, एक कोटि पूरक कोण के बराबर होगा, यानी इनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। 75 90, आप 75 15 जोड़ेंगे 90 आएगा, 5 5 10, 7 1 8 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्या मैं साइन 15 डिग्री को कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख दूं, तो 90 में से 75 घटाऊंगा 15 ही तो बचेगा। यानी अभी मैंने क्या लिखा है बताइए, अभी मैंने लिखा है, नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको साइन 90 डिग्री माइनस 75, अभी साइन 75 ही लिखा हूं, बोलिए हाँ कि नहीं। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस ऑफ 75 डिग्री, और आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कन्वर्ट होता है किसमें, कॉस थीटा में। अभी अभी आपने यही कहा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ कितना है 75 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ 75 डिग्री बाई कॉस ऑफ 75 डिग्री। वैल्यू कैंसिल होके कितना आएगा, एक। आप विकल्प में ढूंढिए, तो विकल्प ए आपका 1 है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो समझिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 0। क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल बोला जा सकता है, माइनस कॉस थीटा का साइड आपने चेंज कर दिया आरएचएस में, प्लस कॉस थीटा हो गया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और अभी अभी मैंने साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखा था, कॉस का साइड चेंज किया था तो आपका tan बन गया था। यानी एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, यहाँ हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और हम जानते हैं tan पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री आपका 1 के बराबर होता है। तो थीटा की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। हम जानते हैं साइन की पावर 4 थीटा कितना, 45 डिग्री, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा, यानी कॉस की पावर 4 45 डिग्री, कॉस 45 की घात 4। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, साइन 45 का मान मैं जानता हूं कितना होता है, 1/√2 होता है। आप देखिए कैलकुलेशन में जल्दीबाजी मत करिएगा, ये 20 प्रश्न आपके ना बहुत सॉलिड प्रश्न होने हैं, इसमें आपने जो विकल्प भर दिया वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपका मार्किंग जो होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, इसलिए आप इस पे जल्दीबाजी मत करिएगा भाई। ठीक है, ये घात 4 हो गई, और कॉस 45 भी क्या होता है, घात 4 ही होता है, यानी 1/√2 ही होता है, और घात आपकी 4 हो गई। ठीक है, तो समझिएगा, यहाँ पर 1/√2 की घात 4, आप जानते हैं 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 घात 4 होगा 1/4 के बराबर। तो 1/4 प्लस 1/4, ये आपका हो जाएगा 2/4, और 2/4 को ही आप 1/2 बोलते हैं। तो 1/2 अगर आप विकल्प में ढूंढेंगे तो आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, और बहुत सुकून से ये प्रश्न ऐसे हैं, देखिए एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि आसान है, आप आसानी से लगा लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है तभी आप एमसीक्यू बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और ये 20 प्रश्न जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, इस पे कोई दाग नहीं है भाई। ठीक है, ये 20 के 20 अगर आप करते हैं तो 20 में 20 आपको मिलना है, अगर सही करते हैं तो। 14वां प्रश्न आपका है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो क्या सेक ए होगा, साइन ए होगा, कॉसेक ए होगा, या फिर कॉस ए होगा, इनमें से आपको एक विकल्प चूज करना है जो कि सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं, सेक ए को सेक ए लिख लेते हैं प्लस tan ए
मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे अगर मैं पूछूं कि सेक का उल्टा क्या होता है तो आप कहेंगे 1 बाई कॉस। बोलिए। और tan को क्या मैं साइन बाई कॉस ए लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। और 1 माइनस साइन ए को एज इट इज रहने दीजिए। हर चूंकि सेम है तो कॉस ए बन जाएगा एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। और ध्यान दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस ए। ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा आपका बराबर होगा किसके? कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह है ए बाई कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस की पावर कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर बचेगा कितना? कॉस ए। अगर आप विकल्प में देखेंगे तो डी विकल्प आपका इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। कह रहा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। आपको ये बताना है कि अवनमन कोण कितना होगा। फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से, यानी जब A और P से आप देखेंगे तब अवनमन कोण कितना होगा। बिल्कुल मजाक वाला प्रश्न है। ठीक है। एमसीक्यूज मैंने कहा ना कि बिल्कुल हल्के होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट मेंटेन है ना तो फिर आप फंस नहीं सकते हैं एमसीक्यू पे। तो जब भी अवनमन कोण आपको सिखाया गया था तो आपको कहा गया था कि अवनमन कोण बनाने के पहले आप एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लीजिएगा। बोलिए। यही बताया गया था, जो कि सतह के साथ कैसी होगी? समांतर होगी। कहने का मतलब जो आपका OQ होगा ये क्षैतिज रेखा के समांतर होगा। बिल्कुल हाँ। और सुनिए, जब आप ओ से कह रहा है कि बिंदु O को बिंदुओं A तथा P से, A से आप बिंदु O को देखेंगे और A से आप बिंदु P को देखेंगे। नहीं, फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि A से जब आप O को देखेंगे और P से जब आप बिंदु O को देखेंगे तो आपकी आंख द्वारा कितना अवनमन कोण बनेगा, यही पूछा जा रहा है। सुनिए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है आपकी, इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। बोलिए हाँ कि नहीं। और इसको एक ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है। बोलिए हाँ। और अगर ये बीच का कोण एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल आपका 45 डिग्री के बराबर होगा। यानी पहली बात तो आपने बता दिया कि 45 डिग्री होगा। ठीक है। जब आप ए से ओ को देखते हैं तो 45 होगा। ठीक है। और जब आप पी से ओ को देखते हैं तो पी से ओ के लिए यही वाली लाइन तो आगे की तरफ बढ़ाई है। यानी ये लाइन जो है आपकी इस लाइन के पैरेलल है। और पैरेलल है तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। बोलिए हाँ। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ये वाला एंगल, अगर इस वाले एंगल की बात करूं, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है। ये आपका कितना है? 60 डिग्री। और ये आपका 90 होगा ही। बोल दीजिए हाँ कि नहीं। ये आपका 90 होगा। और 9 6 मिलके 15 हो गया तो ये आपका बचा 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो ये जितना एंगल होगा सेम उतना एंगल ये होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ए से जब आप ओ को देखेंगे तो कोण बन रहा है 45। तो पहला एंगल आपका 45 बन रहा है। और जब आप पी से ओ को देखेंगे तब आपका अवनमन कोण बन रहा है 30। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 30 45 नहीं लिखना है भाई। पहले आपसे ए से पूछा इसलिए पहले ए से देखेंगे तो अवनमन कोण 45 बनेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो 45 30 विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें देखिए गलतियां होने के ये ना डिस्ट्रैक्टर हैं। एमसीक्यू के जो 3 पार्ट होते हैं ये आपके डिस्ट्रैक्टर हैं भाई। ये आपकी निगाहों को ना, निगाहों से धोखा करा देंगे। बात समझ पाए? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करना है आपको। पहले आप ए से देखेंगे, फिर पी से देखेंगे। ए से देखेंगे 45 का कोण बन रहा है, पी से देखेंगे 30 का कोण बन रहा है। ठीक है। तो 16वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण सी समकोण है। तो एक क्या है आपका? एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण सी आपका कैसा है?
समकोण है और कह रहा है कि tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 है। तो tan A आपका कितना है 1/√3 है। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, यानी A इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 30 डिग्री। ए आपका कितना हो गया फिर से बोलिए, आप कहेंगे 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान बताइए कितना होगा। एक चीज मुझे बताइए कि अगर ए 30 है सी 90 है तो बी कितना होगा। आप कहेंगे 60, क्यों? क्योंकि 60 30 90 90 180 कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी होगा वो आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा। हमसे पूछा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। चाहे तो आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला है ये, आप इससे लगा सकते हैं, या साइन ए का मान आप रखिए 30, कॉस बी का मान रखिए 60, कॉस ए का मान रखिए 30 और साइन बी का मान रखिए 60। जिस हिसाब से आपको पसंद है उस हिसाब से रखिए। मैं यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी। साइन ए की बात करूँ तो ए आपका है 30, बी की बात करूँ तो बी आपका है 60 और 60 30 90, तो साइन 90 डिग्री आप जानते हैं 1 होता है। विकल्प चेक करें 0 1, विकल्प नंबर सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। ये आपकी क्या है, घड़ी है, हल्की सी कम अच्छी बनी है, फिर से बना लेता हूं। ठीक है, ये आपकी घड़ी है और घड़ी पर आप जानते हैं डायल बने होते हैं। ये 12 का है, ये 6 का है, ये 3 है, ये आपका 9 है। ठीक है, और मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ये आपकी मिनट की सुई है जिसकी लेंथ आपको पता है कितना आर। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मान लेता हूं कि 1 मिनट में जो घड़ी की मिनट की सुई है अपने पोजीशन को इतना चेंज करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुत बारीक सी बात आपसे पूछी गई है। देखिए क्लास टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि जो घड़ी की मिनट की सुई होती है, घड़ी की मिनट की सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 मिनट में अपने केंद्र पर अपने केंद्र पर 6 डिग्री का 6 डिग्री का, जबकि घंटे वाली सुई जबकि घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण अंतरित करती है, अंतरित अंतरित करती है। अगर इतनी बात आपको पता है तो बस सारे दिक्कतें आपने सॉल्व कर ली हैं अपनी। ठीक है, कैसे समझिए, जैसे कहने का मतलब कोई भी मिनट वाली सुई अभी 12 पर है। ठीक है, तो अगले सेकंड जब 12 बज के 1 मिनट बजेगा तो इसका इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा। आप कहेंगे 6 डिग्री का। बात समझ पाए। और यही मिनट वाली सुई में कितना परिवर्तन होगा, तो हाफ डिग्री का परिवर्तन होगा। ठीक है, जो घंटे वाली सुई होगी उसमें हाफ डिग्री का, जो मिनट वाली सुई होगी उसमें 6 डिग्री का चेंज आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अब देखिए सवाल को आपने पढ़ा, अपने हिसाब से डिकोड कर लिया, अब बस आप आंसर कर दीजिए। कह रहा है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है,
तो चूंकि हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 6 डिग्री होगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने पढ़ा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना, 6 डिग्री, 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, आर है ही 6 छंग 36, यानी आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 60 आपका आंसर जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की अगर बात करूं तो 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ½ सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। एक ठोस अर्धगोला है, एक ठोस क्या है, अर्धगोला है। हम जानते हैं अर्धगोले का शेप कुछ ऐसा होगा। ये क्या है, ठोस अर्धगोला है जिसका व्यास आपको पता है 1/2 सेंटीमीटर। डी बराबर आपको पता है कितना, 1/2 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ बंदा फंसता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जनरली लोग यहाँ से लिंक क्या करते हैं, अर्धगोले का आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि ये वाला भी एरिया आपका काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा कितना, आप कहेंगे हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ तक पूरा हो जाएगा, पूरा ये वाला पार्ट। और इसको अलग कलर से कर दूं क्या, अरे यार ये क्यों, अच्छा बैक कर लेता हूँ ना, कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में सहूलियत होगी। ये जो ग्रीन पार्ट से अभी मैं कलर कर रहा हूँ ये आपका होगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जो ऑरेंज कलर से ऊपर किया हूँ ये आपका होगा पाई आर स्क्वायर। तो यही दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 की जगह, अच्छा यहाँ पर डी आपको पता है कितना, ½ सेंटीमीटर। ½ सेंटीमीटर हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है आपका क्या होता है, d/2 होता है, यानी ½/2, ½/2 कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस हो जाएगी किसकी, अर्धगोलीय भाग की। तो 3 पाई को 3 पाई रहने दीजिए और r की जगह 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 पाई और 1 का स्क्वायर 1 बटे कितना 16। पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए आपका यूनिट स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 पाई बटे 16 देखिए कहाँ पर है, 3 पाई बटे 16 आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यक क्रमशः इतना और इतना है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा, हमने फार्मूला पढ़ा है। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हमने पढ़ा है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। अगर बहुलक की बात करें तो 3 माध्यिका आपको पता है, माध्यक बोले या माध्यिका एक ही बात है, माध्यिका आपका है 25.8, तो 3 गुना 25.8 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य की बात करूं तो समांतर माध्य आपका है 26.1, बस गुणा करके घटा दीजिए, 3 अठे 24, 4 हासिल 2 और 25 तिया 75, 2 77, 2 एक अन्नम 2 और 26 दूना 52, माइनस कर दीजिए इनको, 4 में से 2 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5 और 7 में से 5 घटेगा 2,
यानी फाइनली आपका जो बहुलक निकल के आएगा वो 25.2, जो कि विकल्प नंबर सी है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होना है। लास्ट एमसीक्यू की तरफ अगर हम चलें तो हमसे पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, क्या बारंबारता है, माध्य है, माध्यक है, या बी तथा सी दोनों है। ठीक है, तो अगर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपका बारंबारता, माध्य और माध्यक, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में अगर हम बात करें तो बी और सी आपका दोनों होगा, जबकि बारंबारता नहीं होता है। बारंबारता की जगह अगर बहुलक होता तब सभी हो जाता। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति में हमने तीन आंकड़ों को तीन तरीके से प्रवृत्ति, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा है हमने मीन, जिसको आप माध्य बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है मीडियन, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है मीडियन, जिसको आप माध्यक बोलते हैं या माध्यिका बोलते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है मोड, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में आप तीन चीजों का अध्ययन करते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। बारंबारता नहीं है, तो इसलिए आपका विकल्प नंबर बी तथा सी दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एमसीक्यूज आपको पसंद आए होंगे, आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, और इन सारे प्रश्नों को करने से आप अपने फ्यूचर में जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं हाई स्कूल का, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा।